भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मजबूत चेहरा है, वो योगी हैं। योगी भले ही आरएसएस से उस तरह से ना कनेक्टेड हों, योगी भले ही भारतीय जनता पार्टी में उस मुकाम पे ना हो, लेकिन योगी जी की यूएसपी कई सारी चीजों में है। योगी जी धार्मिक है। धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में आज कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो धार्मिक आधार पे बहुत ऊंचाई पे खड़ा हो। योगी के ऊपर कोई सीधा सीधा आरोप नहीं है, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। उनको कट्टर भाजपा का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। वो मठाधीश हैं। उनके क्षेत्र में अगर आज भी देखेंगे, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, आज भी उनके क्षेत्र में तो भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों, और वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अमित शाह उस तस्वीर से नदारद हैं, और उनका नदारद होना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या उनको उस टीम से बाहर कर दिया गया है? ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उसमें योगी आदित्यनाथ अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से वो धरना देना हो, वो सवाल पूछना हो, वो गुजरात लॉबी को बैकफुट पर धकेलना हो, जिस तरह से काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी अब उस पर कहीं ना कहीं वापसी नहीं कर पाएगी। तमाम सवाल हैं, बात करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, एक तस्वीर इंटरनेट पे दौड़ रही है, आपने भी जो है उसे पोस्ट किया है, और अमित शाह जी उस तस्वीर से नदारद है। अब वो नदारद है या फिर उनको जानबूझकर वहां पर नहीं रखा गया है? क्या है कहानी पीछे? क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या नंबर 1 और 2 को लेकर लड़ाई चल रही है क्या? पहले तो हम सुनते थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में तल्खियां हैं, लेकिन अब तो जो है दिल्ली में ही तल्खियां दिखाई दे रही हैं क्या? और ये जो पूरा राहुल गांधी ने जो आंदोलन किया, जो धरने पर बैठ गए और जो कुछ भी किया, क्या उसका भी कोई लेना देना है इस तस्वीर से? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, और ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से यूपी की और गुजरात लॉबी की लड़ाई पुरानी है, ये उसी का एक मोड़ आ गया है यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2012-2013 में अमित शाह की एंट्री हुई थी और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था, और उन्होंने श्रेय लिया था इस बात का कि वो चाणक्य हैं, और यूपी में आज जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसका कहीं न कहीं जो सहयोग है या कहीं न कहीं जो उसका क्या कहते हैं श्रेय जाता है, वो अमित शाह का उसमें बड़ा रोल माना जा रहा था, और चेहरा तो मोदी का था ही। लेकिन ये इसमें कहीं न कहीं योगी की मजबूती भी थी, जो दिखाई नहीं गई, उसपे पर्देदारी की गई। लेकिन बाद में जब योगी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, फिर उनको मुख्यमंत्री एकाएक बनाया गया। मुख्यमंत्री उनको बेमन से बनाया गया, और उनको पूरी कंट्रोल करने की कोशिश हुई। वो कोशिश कैसे हुई? कि आज तक वो अपने मन का चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पाए, आज तक वो अपने मन का डीजीपी नहीं बनाए गए। दिल्ली से उनके राह में रोड़े लटकाने के लिए कई लोगों को मंत्री बना के भेजा गया। 2-2 उनको जो है अपने कोटे के मुख्यमंत्री बनवा दिए गए। उसके बावजूद भी योगी का बाल बांका ये लोग नहीं कर पाए। क्योंकि आप देखेंगे जितने चाहे वो मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, इनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि एक चपरासी का भी तबादला ये करा दें। तो यही टकराहट में कहीं न कहीं आपने देखा कि 2024 में ये तस्वीर साफ हो गई कि बाबा की और गुजरात लॉबी में भी अगर हम कहें कि अमित शाह की और बाबा की सीधी जंग चल रही है। बाबा ने जितने लोगों की भी सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के लिए, टिकट के लिए, किसी से एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया। और उसकी तो बहुत बारीक जानकारी है मुझे कि वीके सिंह जो गाजियाबाद से थे, मंत्री भी रहे, उनकी सिफारिश अंत में बाबा ने की थी, और उसको भी नकार दिया गया। तो यहाँ से कहीं न कहीं ये तल्खी बढ़ गई, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बाबा के लोग घरों से नहीं निकले, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ।
तो आज जो तस्वीर यहाँ पहुंची है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 दिन की बैठक हुई है आरएसएस की, और नितिन नवीन भी वहां थे। एकाएक आके उन्होंने कल कई मीटिंगें, एक के बाद एक मीटिंगें शुरू कर दी, और बाद में उस मीटिंग में प्रधानमंत्री और तमाम लोग थे। और ऐसे में अगर अमित शाह नदारद हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नितिन नवीन की नई टीम आई है, वो भी एक इशारा करती है कि धुर विरोधी अमित शाह की वसुंधरा राजे की एंट्री उसमें कैसे होती है, दूसरे लोग कैसे एकाएक एक्टिव हो गए हैं, अमित शाह के करीब लोगों को क्यों दूर किया जा रहा है, चाहे उनमें अमित मालवीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, इनको क्यों कमजोर किया जा रहा है। इस रणनीति पे भी एक विचार हो रहा है, और हम जैसे लोग विश्लेषण कर रहे हैं। क्या ये अमित शाह के पर कतरने की एक कोशिश है, और क्या उसी कोशिश में जो है एक महत्वपूर्ण बहाना बन रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को पता चल गया है कि अमित शाह आज बड़ी कमजोर स्थिति में है, इसीलिए वो दबाव बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए वो इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। तो कहीं ना कहीं कोई इस तरह की सुर्खी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी तो विपक्षी हैं, उनका तो काम है सरकार पे दबाव बनाना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन क्या पक्ष के अंदर भी एक और विपक्ष आ गया है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी में, या मोदी सरकार में, या जो भाजपा की सरकारें हैं अलग-अलग राज्यों में, क्या वहां भी कुछ ऐसे लोग विपक्ष में खड़े हो गए हैं क्या, कि जो अमित शाह के विरोध में खड़े हो गए हैं इंटरनल, और उसके दबाव में कहीं न कहीं मोदी और मोहन भागवत जी आ गए हैं क्या? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल लेके जाते हैं कल की मीटिंग में, जिसमें एक बहुत शानदार तस्वीर खींची गई मीटिंग के बाद, और उसमें अमित शाह नदारद थे। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और क्या ऐसे में अमित शाह को किनारे करने की कोई तस्वीर आने वाली है? कोई इस तरह की चर्चा पार्टी के अंदर और संघ के अंदर चल रही है कि अमित शाह को किनारे किया जाए, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीच में फडणवीस को भी दिल्ली बुलाया गया था। उसके बाद जिस प्रकार से योगी जी को भी बीच-बीच में दिल्ली बुलाया गया, प्रधानमंत्री उनसे डायरेक्ट मिले। तो प्रधानमंत्री का एकाएक योगी के प्रति नरम रुख अपनाना, और अमित शाह की इस तरह की तस्वीर आना किस ओर संकेत करती है, ये सोचने का विषय है। जी। आप ये कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस अब योगी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, आज अगर आप देखेंगे हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मजबूत चेहरा है, तो वो योगी हैं। योगी भले ही आरएसएस से उस तरह से ना कनेक्टेड हों, योगी भले ही ये भारतीय जनता पार्टी में उस मुकाम पे ना हो, लेकिन योगी जी की यूएसपी कई सारी चीज़ों में है। योगी जी धार्मिक हैं, धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में आज कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो धार्मिक आधार पे बहुत ऊँचाई पे खड़ा हो। योगी के ऊपर कोई सीधा-सीधा आरोप नहीं है, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। उनको कट्टर भाजपा का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। वो मठाधीश हैं। उनके क्षेत्र में अगर आज भी देखेंगे, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, आज भी उनके क्षेत्र में तो भाजपा कहीं न कहीं मजबूत दिखाई देती है। जबकि आपके बनारस में और अयोध्या में भाजपा जिस प्रकार से कमज़ोर हुई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है, वो जताता है कि माहौल बदल चुका है। तो ये जो कई सारी चीज़ें हैं, वो 5 बार के लोकसभा के सांसद हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री शपथ की तरफ अग्रसर हैं। तो ऐसे मजबूत व्यक्ति की तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ क्यों ना देखे? क्योंकि मोदी का चेहरा अगर आप देखेंगे, मोदी का चेहरा धुंधला पड़ता जा रहा है, और मोदी के चेहरे की चमक खत्म हो गई है। पब्लिक जिस प्रकार से मोदी को हाथों-हाथ ले रही थी, अब वो पब्लिक दूर जा रही है मोदी जी से। तो ऐसे में संघ की चिंता भी बढ़ गई है, और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में एक नए व्यक्ति को लाना, और ऐसे व्यक्ति को लाना बहुत ज़रूरी इनके लिए है, जो निर्विवाद हो, जिस पे बहुत ज़्यादा उस तरह का कोई आरोप ना हो। भले ही आप मंदिर चोरी की बात करें,
लेकिन उसमें सीधे-सीधे आरोप योगी जी पे नहीं लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की उस सूची में नंबर 1 पे हैं, नंबर 2, नंबर 3 पे भी होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई शिवराज चौहान नहीं है कि उनको आराम से हटा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे भी नहीं है। योगी योगी आदित्यनाथ फडणवीस भी नहीं है कि सीएम रहते हुए बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए और फिर सीएम बना दिया जाए। योगी आदित्यनाथ इन सबसे ऊपर हैं। योगी आदित्यनाथ ठोकना भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर भी चलाना जानते हैं और योगी आदित्यनाथ मठ मठ को भी प्रयोग करना जानते हैं और वो धार्मिक मामलों में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी नेता के अंदर इस तरह के गुण नज़र नहीं आते, वो योगी के अंदर हैं। तो ऐसे में योगी को अगला चेहरा बनाना, भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर विश्वास करना, एक नए चेहरे को आगे लेके जाना, ये सब इंगित करता है योगी जी की तरफ। अब आने वाले समय में क्या होगा उसका तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले चुनाव में मुझे लगता है प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा योगी के चेहरे को आगे रखा जाएगा और योगी के चेहरे पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा, आप देखिएगा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में सफलता मिलती है, फिर आपको दिल्ली में योगी जी दिखाई दे सकते हैं। एक कारण ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है। तमाम जो एलाइज़ हैं भारतीय जनता पार्टी के वो हावी हो रहे हैं। आपने देखा कि उनके एलाइज़ किस-किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनको फिट करना, उसके लिए योगी जी को स्ट्रॉन्ग बनाना और योगी जी को फ्री हैंड देना पड़ेगा, ताकि वो अपने तरीके से चलाएँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो उनको नौकरशाही के तरीके से कंट्रोल करना हो, चाहे दूसरे दबाव उनके ऊपर डालने हों, कोई कोर-कसर दिल्ली ने उनको दबाने में छोड़ी नहीं है। अब आप देखिए जो उनके खासम-खास थे अवस्थी साहब को आपने एक्सटेंशन दिया नहीं और दिल्ली में आपने 1 दिन पहले दुर्गा शंकर मिश्रा को रिटायर होने से पहले चीफ सेक्रेटरी बना के भेज दिया और अनेकों एक्सटेंशन उनको दे दिए। उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए। कई मंत्री तो आपने बनाए, लेकिन वो मंत्रालय की उनके मंत्रालयों की और मंत्रियों की क्या हैसियत है, वो भी आपके सामने है। तो योगी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं। तो कहीं न कहीं इसलिए मुझे लगता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी योगी को आगे बढ़ा सकती है और आपको एक नई तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की दिख सकती है। जी। अच्छा, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई भारतीय जनता पार्टी की। जो बाहर से दिख रहा है वो भी कहीं न कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी के फ़ेवर में नहीं जा रहा है। एक तरफ तो राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है कि हम राष्ट्रगीत गाते हैं, हम देशभक्त हैं सबसे बड़े। कांग्रेस जो है इसमें राष्ट्र विरोधी काम कर रही है, वो राष्ट्रगीत को रुकवाने का काम करती है। अब एक तस्वीर सतीश महाना जी की सामने आ गई है, वो तो विधानसभा के अध्यक्ष, बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने योगी जी की तस्वीर दिखाने पर एक समाजवादी पार्टी के नेता को सदन से बाहर कर दिया था। हमने वो तस्वीर भी देखी। तो महाना जी राष्ट्रगान हो रहा है और बीच में चले जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये तो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और क्योंकि बहुत दूर कहीं पर हो रहा था जनगण मन तो हम चले आए तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देशभक्ति के नाम पर अगर आपके कान में जनगण मन सुनाई भी दे रहा था तो आपको खड़े रहना चाहिए था। 52 सेकंड की ही तो बात होती है सर, लेकिन इस पे भी सफाई दी जा रही है। तो ये बेशर्मों की जमात जो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, उसको लेकर हम कई बार बात कर भी चुके हैं और उसका एक और उदाहरण हम सबके सामने है। देखो हिमांशु, सतीश महाना की बात अगर आप करते हैं, ये सतीश महाना वही है, जब किसी समाजवादी पार्टी के विधायक ने सवाल उठाया था कि राम मंदिर में चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, तो ये उन्हीं से रसीद माँगने लगे थे, कि आपने कितना चंदा दिया है, रसीद दीजिए। कितनी बचकाना, कितनी बेहूदी बात ये उस आसन पे बैठ के कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, कोई भी सामान्य आदमी इस बात को जानता है कि जन गण मन अगर टीवी में भी होता है, तो हम जैसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। टीवी में जन गण मन चल रहा है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ मिनटों की बात है और हमारी राष्ट्रभक्ति, हम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा पेश करते हैं या दिखाते हैं कि हम राष्ट्र का कितना सम्मान करते हैं। हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। वहाँ राष्ट्रगान चल रहा है, आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, पुलिस का अधिकारी खड़ा हुआ है, आप सलामी ले रहे हैं, राष्ट्रगान आपके कानों में पड़ रहा है
और आप एकाएक मुड़ के चल देते हैं, तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। हालाँकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि शायद ये हो सकता है राम मंदिर जाना हो इनको अयोध्या जल्दी, क्योंकि इनको वहाँ रसीदें चेक करनी होती है चंदे की। तो इस तरह के भी इनके साथ इनके ऊपर कमेंट आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर मंत्री, अधिकतर जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका कहीं न कहीं दिमाग कहीं ऊँचाई में आसमान में घूम रहा है और उनको धरती दिखाई देनी बंद हो चुकी है। इतना घमंड उनमें आ गया है कि वो इतने घमंड में आ गए हैं कि हमारी सरकार तो यूँ ही बन जाती है, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो वो उनका घमंड जो है जनता तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। जिस प्रकार से एक-एक चीज़ पे पूछा जा रहा है कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, रोज़ पुल टूट रहे हैं, तो जनता अब इनको अपने आप ही घेरना शुरू कर दिया है। अब ये विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों को करना पड़ता था, दिल्ली की लोकसभा में कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों को करना पड़ता था, वो जन जी कर रहा है, वो छात्र कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि विदाई की बेला नज़दीक है, लेकिन कुछ ऐसे बेहया नेता भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। उनको इतनी आसानी से कोई कई सारी चीज़ें, चाहे वो पद हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो संपन्नता हो, वो इतनी आसानी से उनको मिल गई है कि उसको उसका वैल्यू पता ही नहीं है। आप देखिए कई सारे नेता, कई सारे सियासी दलों के लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और अंत में उनको विधायकी और सांसदी या मंत्री पद हासिल होता है, वो उसकी वैल्यू जानते हैं। इन लोगों को बैठे-बिठाए मिल गया है, जो इस लायक भी नहीं है, बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, ना उस पद की गरिमा पता है, ना उसकी पद की क्या महत्ता है वो पता है, बस मंत्री बने बैठे हैं, पता-सता कुछ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो इस तरह के लोग हैं, उसके लिए वही गाँव की कहावत है कि ये पद को लजाने वाले लोग हैं। लज्जा आती है कुर्सी को भी जब ये उनके ऊपर बैठते हैं, इनको लगता है कि ये आदमी इस लायक नहीं है, लेकिन ये इस कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के किया है लोगों को दिखाने के लिए। क्या केंद्र में एक से एक क्रांतिकारी मंत्री मोदी जी ने छाँट-छाँट के बनाए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में विद्वान सांसदों की, पढ़े-लिखे लोगों की कमी है क्या? लेकिन वहाँ पे देखिए आप कौन लोग सदन में बोलते हैं, कौन लोग सदन में किस तरह के व्याख्यान देते हैं। वो जो विद्वान भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वो कहाँ हैं आज? के नीचे छुपे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहाँ चले गए हैं सारे? हमने तो एक से एक शानदार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में देखे थे। सारे प्रवक्ता कहाँ चले गए? जो अच्छे-अच्छे मंत्री थे, अच्छे-अच्छे सांसद थे, वो कहाँ चले गए? तो ये सोचना होगा कि पार्टी किस ओर जा रही है। जब इस तरह की चीज़ें इतने बड़े संगठन में होने लगती हैं, तो उस संगठन का नुकसान होना, उस संगठन का भट्टा बैठना तय हो जाता है उसी दिन, जब आप इस तरह के लोगों को ज़िम्मेदारी के पद पे बिठाते हैं। और वही असर भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन शो को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, उनकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, जॉइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।